तो कल मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर देखी अपने भाईजान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान, विच इज डायरेक्टेड बाय द लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ इंडिया दी फरहाद स्नाइडर नोलन सामजी स्पीलबर्ग मुखर्जी। एंड वैसे तो मेरी कोई औकात है नहीं ये करने की, बट फिर भी आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द लेजेंडरी फिल्म किसी का भाई किसी की जान, एंड साथ साथ थोड़ी बहुत टांग खिंचाई भी कर लेंगे। थोड़ी तो नहीं होने वाली है। एंड मैं पहली बता दूं कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात होने वाली है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं यार। जब है ही नहीं तो बात कैसे करेंगे? चल झूठा। लेकिन अगर रिव्यू से पहले बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी है अबाउट 100% रियल एब्स और बेहतरीन डांसिंग स्किल्स वाले भाईजान के बारे में। हाँ, भाईजान का नाम भी फिल्म के अंदर भाईजान ही है, जो कि सिंगल बाई चॉइस है। कोई नहीं बोलेगा उनको बंदी छोड़ के गई। बट भाईजान के 3 और भाई हैं जो कि शादी करना चाहते हैं, बट जब तक भाईजान शादी नहीं कर लेते तब तक वो लोग खुद शादी नहीं कर सकते, बिकॉज फक यू, लॉजिक क्यों लगा रहे हो। बट फाइनली अपने भाई को मिलती है भाग्य, जिसका उनके ऊपर दिल आ जाता है, एंड नाउ ही डजंट वांट टू बी सिंगल एनी मोर। लेकिन लड़के और उसकी फैमिली वाले बहुत ही शांत लोग हैं, एंड उन लोग को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद उन लोग को ब्लैक बक के बारे में नहीं पता होगा। एंड भाईजान ऑल्सो डजंट लाइक वायलेंस, बट वायलेंस लाइक्स भाईजान। वायलेंस भाईजान के पीछे और भाईजान वायलेंस के पीछे। टू मच फन, राइट? भाईजान के ऊपर होने लगते हैं अटैक्स, और वो सेल्फ डिफेंस के लिए गुंडों को पेलना चालू कर देते हैं। लेकिन फिर उनको बाद में पता चलता है कि ये अटैक उनके ऊपर नहीं बल्कि उनकी बंदी यानी कि भाग्य के ऊपर हो रहे हैं। उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अगर वो चाहते कि वो इस लफड़े में ना पड़े तो बंदी को छोड़ के चले जाए। बट भाईजान भी लाइक, क्या कर रहे हैं यार, टाइम के बाद तो बंदी मिली है यार, फाइनली आई गॉट अ बिच, और तुमको चले जाओ। मैं नहीं जाने वाला, मैं फाइट करेगा। Bring it on, bring it on. एंड अगर तुम्हारा मूड खराब करने के लिए इतना काफी नहीं तो तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है। यस। तो सबसे पहले बात करें अगर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो ये चीज तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म के अंदर सभी के सभी एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से वाहियात एक्टिंग की है। पूजा हेगड़े इस फिल्म की मेन हीरोइन है, एंड उनका सुंदर दिखने और सलमान खान के साथ डुगु डुगु वाला रोमांस करने के अलावा कोई काम नहीं है। इसके अलावा जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम और राघव को जो लिया है, वो ट्राई तो करते हैं बहुत ज्यादा एक्टिंग करने की, एंड दे आर गुड एक्टर्स, बट नहीं हो रहा था यार, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके अराउंड का एनवायरमेंट ही ऐसा है। एंड राणा नायडू के अंदर चौकस गालियां देने के बाद वेंकटेश दग्गुपति ने भी बहुत ही बड़ी एक्टिंग करने की कोशिश की। उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में अच्छी लगती है फिल्म के अंदर, बट उनकी परफॉर्मेंस को ओवर शैडो कर देते हैं अपने भाईजान। एंड भाईजान की परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहने, मतलब ओह भाई साहब, मुझे अभी तक लगता था सिर्फ और सिर्फ प्लेन में ऑटो पायलट मोड होता है। आज जाके मुझे पता चला कि एक्टिंग में भी ऑटो पायलट मोड होता है। इतने लाजवाब एक्टर है वो कि वो कुछ भी एक्सप्रेशन निकाल दे मुझसे, उसको एक्टिंग कह दिया जाता है। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग नहीं करते, उनकी एक्टिंग के हिसाब से स्क्रिप्ट बनती है। यहाँ तक कि भाईजान एक्टिंग करते ही नहीं है, एक्टिंग भाईजान को करती है। फिर आते हैं इस फिल्म की राइटिंग के ऊपर, और इस फिल्म की राइटिंग मैं बताऊं एकदम लाजवाब राइटिंग। मैं क्या ही कहूं, मतलब राइटिंग के बारे में तालियां होनी चाहिए फरहाद समजी के लिए ये फिल्म रखने के लिए। मतलब फरहाद समजी ने इतने ब्रिलियंट लेवल के डायलॉग्स लिखे हैं कि ऑडियंस को तो क्या, एक्टर्स तक को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अनया ने मुझे अपना सरनेम दिया है गुंडा मेननी, और मेननी के पहले आता है गुंडा गुंडा। एक और। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक बहुत ही वायलेंट आदमी पड़ जाए, तो उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। इसके अलावा राइटर साहब ने इसके अंदर बहुत ही हेवी वाली कॉमेडी भी करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, अपने जो पूजा हेगड़े का कैरेक्टर होता है वो एंटीक्स पे रिसर्च करता है, तो वो एक दिन एक एंटीक लेके जा रही होती है एंड टकरा जाती है भाईजान से, एंड उसके हाथ से गिर जाता है वो एंटीक और टूट जाता है। फिर वो भाई को बोलती है 400 साल पुराना एंटीक था। तो भाई पता क्या कहते हैं, ओह थैंक गॉड, मुझे लगा नया था। मैं क्यों देख रहा हूँ ये पिक्चर। अब अगर फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो क्योंकि इसको डायरेक्ट किया अपने मिस्टर फरहाद स्नाइडर नोलन सामजी स्पीलबर्ग मुखर्जी जी ने, तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन तो बहुत तगड़ा होने वाला है ही। एंड एक्चुअल में इसका डायरेक्शन काफी अच्छा हुआ था। लाइक सेकंड हाफ में मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, मूवी के अंदर मजा आने लग रहा था, पर तभी फरहाद समझी को याद आता है, ओ शिट, मुझे अपनी पिक्चर की गांड मारनी थी, अच्छी पिक्चर नहीं बनानी थी। एंड फिल्म जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाने लगती है। बट फिर आते हैं इस फिल्म के उस एस्पेक्ट के बारे में जहां मेकर्स ने लिटरली झंडे गाड़े हैं, जो कि इसकी म्यूजिक और इसकी कोरियोग्राफी के बारे में। अब सलमान भाई की कोरियोग्राफी का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था इंटरनेट पे कि ओहो सलमान भाई को तो डांस ही नहीं आता, सलमान भाई को तो डांस कर ही नहीं सकते। नहीं लगता के बारे में स्पेशली लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि सालों तुम्हारी सलमान भाई से जलती है, क्योंकि वो कोई भी स्टेप कर देते हैं वो आइकॉनिक बन जाता है। मैं तुम्हें, हाँ तुम्हें, जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम वही सेम स्टेप करके दिखाओ और उसको इतना आइकॉनिक बना के दिखाओ जितना सलमान भाई ने बनाया है। नहीं कर सकते ना? क्यों?
क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आइकॉनिकनेस नहीं है, ठीक है, तुम उतने कूल नहीं हो। तो सलमान भाई का मजाक तो तुम उड़ाना मत। भाई साहब मेरा थिएटर पगला गया था चेन्नई लगता के ऊपर सलमान खान ने वो वाला स्टेप किया था, बच्चे पागल हो गए थे। हाँ वो बात अलग है, वो सच में पागल हो गए थे। लेकिन सही में अगर बात करूं तो इस फिल्म का म्यूजिक एक्चुअली में इसके कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स में से एक है, क्योंकि भले वो मूवी को उतना ज्यादा हेल्प ना कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल और एंटरटेनिंग सॉन्ग्स है और क्राउड बहुत ही ज्यादा चीयर कर रहा था हर एक सॉन्ग के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो बिली बिली सॉन्ग और येंटम्मा सॉन्ग, उन सॉन्ग्स के अंदर पूरी तरीके से दिख रहा था कि सलमान भाई खुद भी इंजॉय कर रहे हैं डांस करने को। इन सॉन्ग्स के अंदर जो मैंने मेंशन किया उसके अंदर दिखता है कि सलमान भाई कैन एक्चुअली डांस, और वो बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। नहीं तो नहीं हो लगता के टाइम पे पता क्या हुआ होगा। तो भाईजान अभी हम लोग का एक रोमांटिक सॉन्ग है और उसके अंदर आपको भी थोड़ा सा डांस करना पड़ेगा। डांस वो भी रोमांटिक सीक्वेंस में, और मैं और यार मेरे जिम का टाइम हो रहा है यार, मेरे को जिम जाने दो यार। भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है यहाँ पर, आपकी और आगे के क्रिएटर के बीच में जो रोमांस इतने टाइम से बिल्डअप हो रहा था उसको एस्टैब्लिश करना है। प्लीज भाईजान प्लीज। और यार मेरे को पता है तुम मेरी बॉडी CGI में लगाते हो, बट इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी तो डालना बहुत जरूरी है ना यार, मेरे को जिम जाने दो यार, प्लीज जाने दो ना यार अगर मैं डांस करते करते एक्सरसाइज कर सकता होता तो मैं जरूर कर देता यार, बट मैं अरे भाईजान कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे 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 रुको, ए कोरियोग्राफर, ए भाई का स्टेप चेंज कर, भाई का स्टेप चेंज कर। हाँ भाई को ऐसा स्टेप दे कि भाई की एक्सरसाइज भी हो जाए और वो कूल भी। मैं नहीं जानता तू कैसे करेगा, तू कर, तू बस कर भाईजान। भाई हो गया, भाई हो गया प्लीज भाई प्लीज, थैंक यू भाई। और थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे थोड़े बट मेरा चेक भिजवा देना, ओके। एक और जिसको पॉइंट है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी। क्योंकि इसके जो प्रोडक्शन डिजाइन है और जो विजुअल्स है इसके, वो भाई साहब क्या ही ब्यूटीफुल विजुअल्स है इसके। लाइक स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर जो पूरा साउथ इंडियन इन्होंने कल्चर दिखाया, एंड जैसे लाइक वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो डांस सीक्वेंसेस, वो जो पूरा सेटअप है यार, जितने सेट्स वगैरह बनाए, हाँ भाई मतलब भाई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देखने में लगता है। एंड उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है और इसके विजुअल्स है, जिस तरीके से उनको शूट किया गया है, अरे भाई एटलीस्ट चाहे फिल्म कैसी भी हो, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने कहीं पर भी प्रोडक्शन वैल्यू के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितना ज्यादा ग्रैंड हो सके उतना ज्यादा ग्रैंड स्केल, बहुत बड़ी स्केल पे इसको बनाने की कोशिश की है। और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर। एंड अब आते हैं मेरे इसके फेवरेट और वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो मूवी के हैं, इसके एक्शन सीक्वेंसेस। भाई इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। मतलब स्टार मूवी के स्टार्ट होने से ही इसके एक्शन सीक्वेंसेस मतलब एकदम क्रेजी भाई साहब। जो हम लोग को ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था उसी तरीके से फिल्म के अंदर में बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, और वो वॉयलेंस देख के भाई मतलब कतई मजा आ जाता है। कहीं सलमान खान किसी की हड्डियां तोड़ रहे हैं, तो कहीं किसी को चाकू फेंक के मार रहे हैं, तो कहीं किसी के पैर काट रहे कुल्हाड़ी से, पूरा दिखाया भाई, मजा आता है देखने में। और इसके साथ साथ जो सिनेमेटोग्राफी की है, क्या सिनेमेटोग्राफी की है। और इसके जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है उसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी की गई है और जिस तरीके से उन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट किया गया है भाई, उसमें मेहनत दिखती है। बस सामजी साहब इतनी मेहनत अगर फिल्म के अंदर कर देते तो वो भी अच्छी बन जाती। लेकिन इसके क्लाइमैक्स के बारे में हम लोग कैसे भूल सकते हैं यार। I mean, वो भाई सीक्वेंस यार, वो उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो अलग लेवल पे है। मतलब पूरी मूवी अलग और वो क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस अलग, क्योंकि वहां पर फरहान, नोलन, स्नाइडर, स्पीलबर्ग, सामजी मुखर्जी भी लाइक भाई साहब। देखो ये लास्ट सीक्वेंस है पूरी फिल्म का। अभी तक हम लोग ऑडियंसेस के दिमाग का ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लास्ट में हम लोग को कॉफिन में कील ठोकने का काम करना है कि दिमाग को एकदम ऐसे निचोड़ के सारे न्यूरॉन निकाल के फेंक देने पूरे। 2 मेन विलन है मूवी के, जिसमें से स्पॉइलर अलर्ट, एक विलन मर जाता है, दूसरा विलन भाईजान को पटक के मार रहा है, और एक मोमेंट के बाद भाईजान गिर जाते हैं और वो हाथ में ईटा लेके भाईजान को मारे जा रहा है, उनके सर का कीमा बना दे रहा है। एंड एक मोमेंट के बाद भाईजान लिटरली मर जाते हैं, और मरने के बाद फिर गेस करो क्या होता है, नहीं गेस करो क्या होता है, मैं बताता हूं। जान उठो, जान तुम ऐसे नहीं मर सकते। भैया उठो, भैया उठो भैया। भाई प्लीज उठ जाओ भाईजान, प्लीज उठ जाओ भाईजान प्लीज। भाईजान कटरीना और विकी का डिवोर्स हो गया क्या? वेल ये तो नहीं हुआ था, बट जो होता है वो इसी के जितना absurd है। एक्चुअली सारे के सारे जितने भी मोहल्ले के लोग होते हैं जो कि WWE मैच की तरह इस क्लाइमैक्स को देख रहे होते हैं, वो सब लोग सीटी बजाना चालू कर देते हैं। एंड तभी भाईजान उठ के खड़े हो जाते हैं एंड विलन को पेलना चालू कर देते हैं, और अपने फूटे हुए सर से, जो कि ऑलरेडी वो इंजर हो चुके, उसी फूटे हुए सर से विलन को ठोकने लगते हैं। एंड ये करते करते विलन मर जाता है। एंड अगेन कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो ओवरऑल
और बात करें अगर किसी का भाई किसी की जान के बारे में, तो मेरे पास शब्द नहीं है इस फिल्म को डिस्क्राइब करने के लिए। मैं क्या ही कहूं, कुछ भी कहूं कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटे शब्दों के अंदर इस फिल्म को डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि दिस इज अ ग्रेट, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल, creme de la creme, one of the best films ever made in the history of Indian and world cinema, fucking masterpiece picture है। बट अगर जोक्स अपार्ट हम लोग इस फिल्म के बारे में बात करें तो देखो, मैं इससे यही एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहा था जो मैंने ट्रेलर के अंदर बोला था कि ये एक मास मसाला टाइप की एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जो कि अपने स्टार को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है और उसी के अराउंड सेंटर की गई है। एंड फिल्म भी वैसी ही है, तो मैं फिल्म की से वही एक्सपेक्टेशन लेके गया था, मुझे वही मिला, इसलिए मैंने एक्चुअली फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय किया। एंड लाइक जिस टाइप की सराउंडिंग में भी मैं बैठा हुआ था, लाइक सारे के सारे सलमान भाई के फैन आए हुए थे। जब भी कोई ना कोई डायलॉग आ रहा था या फिर कोई ना कोई एक्शन सीक्वेंस आ रहा था तो वो लोग चिल्ला रहे थे, हूटिंग कर रहे थे एंड सीटियां तालियां बजा रहे थे। तो एक मोमेंट के बाद मैं भी फिल्म को एंजॉय करने लगा था। एंड सही बताऊं तो ये फिल्म वैसे अगर एक नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लाइक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म है। बट अगर हम लोग एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइक तुम्हें बस अपना वीकेंड एंजॉय करना है, छुट्टी के दिन है और तुम्हें बस एंजॉयमेंट चाहिए, अगर उस पर्सपेक्टिव से हम लोग, तो ये फिल्म बहुत ही सॉलिड फिल्म हो सकती है और तुम्हें काफी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि सराउंडिंग से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर अगर तुम ऐसे थिएटर के अंदर हो जहां पर सारे के सारे सलमान भाई के फैंस आ रखे हैं और वो सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और हूटिंग कर रहे हैं एक एक डायलॉग के ऊपर, एक एक एक्शन सीक्वेंस के ऊपर, तो तुम भी एक मोमेंट के बाद फिल्म एंजॉय करने लगते हो। अगर ये फिल्म ओटीटी पे आ जाए और तुम इसको कॉन्शियसली बैठ के देखो तो तुम्हें एक नंबर की वाहियात फिल्म लगेगी। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि कड़वा सच है कि आज भी लोग ऐसी फिल्म्स देखने आते हैं जहां पर कोई ना तो सेंस बन रहा है कहानी का, ना ही डायरेक्शन का, और एक नैरेटिव स्टैंड पॉइंट से बहुत ही बेकार फिल्म है, लेकिन तब भी सिर्फ और सिर्फ स्टार के नाम पे फिल्म बिक रही है और लोग सीटियां तालियां बजा रहे हैं जब भी स्टार कोई बहुत ही बढ़िया डायलॉग मार रहा है या फिर दो चार गुंडों को पेल दे रहा है। तो बट ऐसा नहीं है कि ये फिल्म पूरी तरीके से खराब थी, नहीं। एक्चुअल में ये फिल्म इसके सेकेंड हाफ के अंदर जब वेंकटेश दग्गुबाती का कैरेक्टर आता है उसके बाद से थोड़ी और अच्छी होना चालू हो जाती है। एंड मुझे फिल्म में जेन्युइनली इंटरेस्ट आ रहा था, लाइक हूटिंग वगैरह ने इफेक्ट किया था, बट अब जेन्युइनली आना शुरू हुआ था मुझे, क्योंकि फिल्म एक्चुअल में अपने नैरेटिव स्टैंड पॉइंट से थोड़ी बेटर हो रही थी। कि लाइक फिल्म के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, अब मैं वो स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट फिल्म के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कैरेक्टर्स के बीच में डायनामिक्स बिल्ड किए जा रहे थे, ये काफी अच्छी तरीके से वो उसको डेवलप किया जा रहा था। एंड फिल्म का डायरेक्शन एक मोमेंट के लिए अच्छा हो भी जाता है, बट फिर वही क्लाइमैक्स आता है और फिर लॉजिक की ऐसी तैसी, फिल्म की ऐसी तैसी। लेकिन क्योंकि भाई ने अपने 100% रियल एब्स दिखा दिए, कोई नहीं बोलेगा वो सीजीआई जनरेटेड है। पॉइंट के बाद मुझे थोड़ी सी उम्मीद आ रही थी कि हो सकता है ये फिल्म आगे चल के बेटर हो जाए। ये जितनी मैं खराब सोच रहा था उतनी खराब नहीं है, बट नहीं, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड बाय फरहाद स्नाइडर, नोलन, सामजी, स्पीलबर्ग, मुखर्जी, तो खराब होना तो बनता ही है। एंड इसी चीज के बारे में मैंने काफी सोचा कि एक जगह पे बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे कि SRK, रणबीर कपूर, वो लोग कॉन्शियसली अच्छी स्क्रिप्ट को चूज कर रहे हैं और वहीं पे अपने भाईजान जो कि ऑटो पायलट मोड पे हैं और वो स्क्रिप्ट को चूज कर रहे हैं जहां पर बेसिकली उनको बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप चीजें करते हुए दिखाए जा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि अब भाईजान को अपनी फिल्म की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको एक्टिंग करते हुए देखा है इन फिल्म्स लाइक बजरंगी भाईजान, सुल्तान, कुछ हद तक टाइगर जिंदा है और इवन भारत तक में उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी। बट वही बात है, उनके डायरेक्टर्स भी तो डिफरेंट थे, कबीर खान, अली अब्बास जफर, ऐसे टाइप के डायरेक्टर्स थे, बट यहाँ पर वो फरहाद स्नाइडर, नोलन, सामजी, स्पीलबर्ग, मुखर्जी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। तो आई थिंक भाई को अपनी ऐसी फिल्म्स अब थोड़ी सोच समझ कर चूज करनी पड़ेंगी। एंड अब सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस टाइगर 3 से हैं। और दूसरी चीज ये कि फरहाद समजी जैसे डायरेक्टर्स की वजह से बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, क्योंकि यही डायरेक्टर्स है जो कि सस्ते और बेकार रीमेक्स बनाते हैं, लेकिन उनको पता तो है ही कि फिल्म का कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी क्योंकि सैटेलाइट राइट बेचने हैं, OTT राइट्स बेचने हैं, और इसलिए ऐसे बड़े बड़े त्योहार, इसलिए ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल टाइम पे रिलीज करते हैं जिससे कि ऑडियंसेस पहले 3 से 4 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ जाए एंड फिल्म का बजट रिकवर हो ही जाए। आई मीन चाहे फिल्म कितनी भी बेकार हो, इतनी बेकार फिल्म होने के बाद भी फिल्म ने 45 करोड़ अपने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर कमा लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिल्म एटलीस्ट अपना बजट तो रिकवर कर ही लेगी, जो कि वैसे 150 करोड़ है। और अगर नहीं भी रिकवर करती है तब भी प्रॉफिट में तो है ही फिल्म मेकर्स, क्योंकि OTT राइट्स और TV राइट्स जो बेच दिए। राइट नाउ दिस इज द डिलेमा ऑफ बॉलीवुड की एक तरफ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि कम बजट के अंदर मूवीज बना रहे हैं लेकिन उनके कंटेंट के अंदर दम है एंड उनको अब जाके थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलना चालू हुई है। बट अब भी काफी सारे ऐसे फिल्म मेकर्स जिन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है लेकिन उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है। और दूसरी तरफ ऐसे फिल्म मेकर्स है जो कि उन फिल्म मेकर्स से कंपैरेटिवली कई ज्यादा बजट में, यानी 150 200 करोड़ के अंदर फिल्म्स बना रहे हैं, जहां पर वो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स को ले रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स को ले रहे हैं, आधी इंडस्ट्री को अपने फिल्म के अंदर भर दे रहे हैं और प्रोड्यूसर्स उनके ऊपर पैसा लिटरली पानी की तरह उड़ा रहे हैं और तब भी वो इतनी बेकार और वाहियात फिल्म्स बना के दे रहे हैं। और वो लोग ऑडियंसेस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी बनाए, स्टार के नाम पे तो ऑडियंस देख ही लेगी।
और अब जाके ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हुआ होता तो किसी का भाई किसी की जान ने पहले 2 दिन के अंदर 45 करोड़ ना कमाए होते। तो अब हम ऑडियंसेस को भी समझना पड़ेगा कि हमें ऐसी फिल्म्स को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा अगर हम लोग को और बेटर कंटेंट चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में बनना तो कभी बंद नहीं होंगी, लेकिन कम जरूर हो जाएंगी। और जब तक किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवीज बॉलीवुड में हिट होती रहेंगी, तब तक एक्टर्स को भी गलत सिग्नल जाता रहेगा और डायरेक्टर्स को भी। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया था, तो कैसा लगा? अगर कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो बता, जैसे कि आप लोग आने वाले वीडियोस के अपडेट में मैं मिलूंगा आप लोगों से टिल देन बी क्रेजी वीनिक, बाय। अब तो हेरा फेरी थी को भगवान भी नहीं बचा सकता।